Okay, so after cholinergic system, we are moving on to the adrenergic system. So we are moving again in a same aspect. First, we will see adrenergic drugs, adrenergic agonist drugs, or we can say as sympathomimetic drugs, and then after sympatholytics. Now here the two terminologies you need to understand. Sympathomimetics. Sympathomimetics means drugs which mimics the actions like sympathetic system. सो कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो सिंपैथेटिक सिस्टम के जैसे ही एक्शन क्रिएट करती है, उसे हम लोग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी नाम देते हैं और सिंपैथोमाइमेटिक्स भी नाम देते हैं. सो एड्रेनर्जिक सिस्टम की तरह सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन करने से जो रिस्पॉन्स आता है उसी तरह का कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, तो उसे हम सिंपैथोमाइमेटिक्स भी बोलते हैं. तो हम लोग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या सिंपैथोमाइमेटिक्स शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगेन फिर से हम जनरल ओवरव्यू जान लेते हैं कि अपना जो नर्वस सिस्टम है ये मेजर डिवीजन ऐसे होता है. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स यूजुअली डील करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक अलग ही एस्पेक्ट है फार्मेकोलॉजी में. जो भी ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर हम डिवाइड करें तो एक एफरेंट हो जाते हैं सेंसरी और एक मोटर होता है. तो जो इफरेंट नर्वस सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक और सोमेटिक, ये मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है. सोमेटिक हमें पता ही है कि एक ऐसी नर्वस सिस्टम है जो हमारे अंडर कंट्रोल है, अंडर विल है. सो वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है. उसके बारे में भी एक पूरा अलग एस्पेक्ट है, मसल रिलैक्सेंट्स का सेक्शन है, उसमें हम लोग यही सिस्टम के बारे में देखेंगे. लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वी आर इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने सिंपैथोमाइमेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम की तरफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिसमें कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो हमने ख़त्म कर दिया है. एंट्रिक के बारे में हमें ज़्यादा देखना नहीं है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में. तो जैसे हमें पता ही है कि यूजुअली बॉडी दो स्टेट में होता है. एक स्टेट ऐसा होता है कि वो होता है मोर ऑफ अ रिलैक्स स्टेट, जहाँ पे जैसे हम लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं कि आदमी रिलैक्स्ड है, आप टीवी वॉच कर रहे हैं या फिर बुक रीड कर रहे हो, तो उस टाइम का सिचुएशन हमें याद रखना है. तो उस टाइम पे क्या होगा कि बॉडी रिलैक्स रहेगा, नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस चलता रहेगा, नॉर्मल डिफिकेशन रिफ्लेक्स आपको आएगा, यूरिनेशन रिफ्लेक्स आएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा, आई को भी ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा. उस टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो उस टाइप का एक रिलैक्स स्टेट रहता है. कॉन्ट्ररी एक दूसरा स्टेट होता है, दैट इज़ मोर ऑफ एन एंग्जियस स्टेट और एक्साइटेटरी स्टेट, जहाँ पे बॉडी एक एक्साइटमेंट में चला जाता है, जिसे फाइट और फ्लाइट और फ्राइट फिनोमिनन्स भी कहते हैं. इन शॉर्ट एक्साइटमेंट फेज होता है. जैसे आप सिंपल एग्जांपल यहाँ पे याद रखिए कि एक शेर है या एक कुत्ता है, अगर हमारे पीछे पड़ता है तो कौन सा स्टेट होता है, तो वो होता है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन स्टेट. सो रिलैक्स स्टेट में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होती है और एक्साइटेटरी स्टेट में सिंपैथेटिक सिस्टम्स ज़्यादा एक्टिवेट होती है. अभी मान लीजिए सिंपैथेटिक सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे कुत्ता हमारे पीछे बढ़ गया, एक सिंपल एग्जांपल हम याद रखें, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उससे क्या होगा कि आपको समझने में बहुत इजी रहेगा चीज़ें. जैसे हमको ये एक्साइटेटरी स्टेट में क्या होगा कि सबसे पहले हमारा प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाएगा. क्यों डायलेट होगा? क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैच करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बॉडी अपने हिसाब से ही ऑटोमेटिकली प्यूपिल को ज़्यादा डायलेट कर देगा. सो मिड्रियासिस होता है. उस टाइम के आपको भागना है, आपके बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी आपके सेल्स को. तो उस टाइम पे क्या है कि जो हार्ट है उसका पंपिंग बढ़ जाएगा, उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस बढ़ जाएगा, उसका जो पंपिंग कैपेसिटी है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस, कार्डियक आउटपुट, ये सब बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा. तो उससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंच सके सभी टिश्यूज़ के ऊपर, सभी सेल्स के ऊपर, सभी सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी. ऑक्सीजन मिलने के लिए आपका जो ब्रोंकस है वो डायलेट हो जाएगा. सो ब्रोंको डायलेटेशन होगा इस स्टेट में, क्योंकि आपको सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी. आप एक्साइटेटरी स्टेट में हैं, आपको रन करना है, आपके सेल्स को ग्लूकोज की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो उसी स्टेट में क्या होता है कि बॉडी में जो भी ग्लाइकोजन है वो टूटने लगेंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा, इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा, जिससे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो और ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ और सेल को मिल सके. तो ग्लूकोज
का जनरेशन बढ़ेगा या ग्लाइकोजन का लाइसिस होगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, ब्रोंकस डायलेटेशन होगा, उस टाइम को आपको नॉर्मल डिफिकेशन रिफ्लेक्स या यूरिनेशन रिफ्लेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो बंद हो जाएंगे। सो कॉन्ट्ररी पिक्चर क्रिएट होगा, यूरिनरी रिटेंशंस या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसा पिक्चर क्रिएट होगा और प्यूपिलरी डायलेटेशन होगा। तो ये कुछ मेजर मैंने सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो आपको बताया कि कुछ लॉजिकल होता है। तो इस हिसाब से सिंपैथेटिक सिस्टम को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्साइटेटरी स्टेट में क्या होता है और रिलैक्स स्टेट में क्या होता है। तो इन जनरल ये डिफरेंस है दोनों सिस्टम के बारे में। डिटेल में अब हम देखेंगे कि कौन कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हमने कोलिनर्जिक सिस्टम में दिखा था किस टाइप का न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर का यहाँ पे क्या रोल होता है, कौन से रिसेप्टर पे जाके वो काम करता है, वो सब हम लोग डिटेल में एक के बाद एक देखते हैं। तो जैसे हमने कोलिनर्जिक में देखा था जहाँ पे एसिटाइल कोलिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था एज ए न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, वैसे वहीं पे एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंदर मेजर जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो होता है नॉर एड्रेनालिन, जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनालिन भी होता है। तो मेजर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक साइट, जैसे हमने देखा कि एक न्यूरॉन होता है, इसका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जैसे हम कह सकते हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। सो यहाँ से नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज होता है एड्रेनर्जिक सिस्टम में। सिमिलरली जैसे कोलिनर्जिक में एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता था, उसी तरह से यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज होता है। सो मोस्टली पोस्ट गैंग्लियोनिक उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे वो काम करता है। अभी कुछ एक्सेप्शंस है सिंपैथेटिक सिस्टम में ही। सिस्टम सिंपैथेटिक है, मोस्टली सिंपैथेटिक सिस्टम में नॉर एपिनेफ्रिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन कुछ जगह के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एपिनेफ्रिन ना होके एसिटाइल कोलिन होता है और वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। तो कौन कौन सी जगह है वो एक्सेप्शन है, वो है स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स एंड कुछ वाजोडाइलेटर फाइबर्स। सो इन शॉर्ट कहे तो स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स ये मेजर चीज़ है। जो भी हमारी बॉडी की स्वेट ग्लैंड्स है और हेयर फॉलिकल्स है वो सिस्टम कंट्रोल में है सिंपैथेटिक के। तो फाइबर्स जो होते हैं वो सिंपैथेटिक फाइबर्स ही होते हैं, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होता है वो एंड न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे होता है एसिटाइल कोलिन, जो अपने ऑर्गन के ऊपर, जो स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल के पास ऑर्गन्स के ऊपर M3 रिसेप्टर्स है, वहाँ पे काम करके उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। सो इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि एक्साइटेटरी स्टेट में कई बार हमको स्वेटिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देते वक्त आपको स्वेटिंग होता है। क्यों होता है? तो एक्साइटेटरी स्टेट में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है जो रिलीज होता है वो अपने M3 रिसेप्टर्स पे काम करके जो स्वेट ग्लैंड के ऊपर होता है वहाँ से स्वेट का रिलीज करवाता है। या कई बार एक्साइटेशंस के ऊपर आपको गूज बम्स हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेयर फॉलिकल एक्साइटेशंस। सो ऐसे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स में वैसे तो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एपिनेफ्रिन, लेकिन कई जगह पे नॉर एपिनेफ्रिन नहीं होता है, उसकी जगह पे एसिटाइल कोलिन होता है। तो आइए आपको कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में या वाइवा में पूछते हैं। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एड्रेनालिन, इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये एड्रेनालिन क्या है? ये एड्रेनालिन जो जनरली क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये साइनेप्स के थ्रू अपना मैसेज प्रोवाइड करता है। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन एक न्यूरॉन्स में से रिलीज होके ये दूसरे न्यूरॉन्स के ऊपर अपने रिसेप्टर्स है या फिर नर्व्स है, तो वहाँ पे वो मैसेज कैरी करता है। एड्रेनालिन क्या होता है कि जब भी एक्साइटेशन वेव आता है तो वो एड्रेनालिन किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, अगर आपको पता है तो, ये अगर स्टिमुलेट होती है तो उसके अंदर से एड्रेनालिन रिलीज होता है। और ये एड्रेनालिन न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं जाता है, ये एड्रेनालिन डायरेक्टली रिलीज होता है इन द ब्लड। सो ये ब्लड में रिलीज होता है और अपने जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है उसके ऊपर जाके ये काम करता है। सो इसीलिए ये ब्लड में रिलीज होता है और नॉरएपिनेफ्रिन अपने न्यूरॉन्स के थ्रू काम करता है। सो यहाँ पे जो सिक्रीशन एड्रिनल मेडुला में से होता है और वहाँ से वो ब्लड में रिलीज होता है और अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो होता है डोपामिन। डोपामिन हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसका काफ़ी रोल है। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम में कुछ कुछ एरिया ऑफ ब्रेन है, जैसे बेसल गैंग्लिया हो गया या लिम्बिक सिस्टम हो गया, CTZ हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, वहाँ पे डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है
लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी उसका रोल है, डोपामिन का रोल है। कुछ कुछ जगहों पे हम लोग देखेंगे कि स्पेशली रीनल वेस्कुलेचर है वो कंट्रोल होता है डोपामिन से। सो अगेन अगर हम समराइज करें ये स्लाइड को, तो कहने का मतलब यह है कि जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक सिस्टम में होता है वो होता है नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल के ऊपर एसिटाइलकोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है और वो उसका एक्शन क्रिएट करता है। दूसरा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनालिन, जो एड्रेनल ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज ब्लड में होता है और अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। और तीसरा कुछ कुछ जगहों पे जो न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक सिस्टम में होता है वो है डोपामिन। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये जो मेन नॉरएपिनेफ्रिन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर आप कहते हैं, वो नॉरएपिनेफ्रिन बनता कैसे है। जैसे हमने देखा था एसिटाइलकोलिन कैसे बनता है, उसी तरह से ये नॉरएपिनेफ्रिन भी बनता है, न्यूरॉन्स के अंदर बनता है। तो कैसे बनता है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्यों हमें याद रखना ज़रूरी है? क्योंकि उसकी जो सिंथेसिस प्रोसेस में काफ़ी सारे हार्मोन और काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स को आप मॉडिफाई करके उसका रिलीज कम कर सकते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम का डोमिनेंस बहुत हो जाता है, तो उस टाइम के हमें नॉरएपिनेफ्रिन कम करना होता है। तो अगर हमें उसका सिंथेसिस के बारे में पता होता है तो वो सिंथेटिक स्टेप को कहीं से भी हम लोग बंद कर सकते हैं। फिनाइल एलेनिन वहाँ से कैटेकोलामाइन मेन सिंथेसिस होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज की मदद से। उसमें से बनता है टायरोसिन के अंदर से बनता है डोपा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्साइलेज। तो जनरली हाइड्रोक्साइलेशन प्रोसेस इनिशियल स्टेप में बहुत ज़रूरी है, फिनाइल एलेनिन में से टायरोसिन और टायरोसिन में से डोपा बनने के लिए। फिर ये डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में विद द हेल्प ऑफ डोपा डी कार्बोक्साइलेज एंजाइम की मदद से। यहाँ पे डी कार्बोक्साइलेशन होता है और फिर डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है अगेन बीटा हाइड्रोक्साइलेशन की मदद से। और जब ये नॉरएपिनेफ्रिन यूजुअली रिलीज होता है और एड्रेनल मेड्यूला में नॉरएपिनेफ्रिन जो है एपिनेफ्रिन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये कुछ रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं जिसकी मदद से नॉरएपिनेफ्रिन का सिंथेसिस होता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे आप ये याद रख सकते हैं कि पहले फिनाइल एलेनिन, फिर टायरोसिन, फिर एल डोपा, फिर डोपामीन, फिर नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि कैसे नॉरएपिनेफ्रिन का और इवेंचुअली एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस होता है। हमें नॉरएपिनेफ्रिन तक ज़्यादा याद रखना है क्योंकि न्यूरॉन्स में नॉरएपिनेफ्रिन का रोल ही ज़्यादा है। जो नॉरएपिनेफ्रिन का सिंथेसिस का प्रोसेस देखा है उसको हम लोग फिर से देखते हैं कि आगे क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशंस में हमने कॉमन तौर पे देखा था। तो यहाँ पे सेम चीज़ दिखाया गया है कि टायरोसिन में से लीवोडोपा बनता है, एल डोपा बनता है और एल डोपा में से डोपामीन बनता है। ये डोपामीन में से इवेंचुअली क्या बनता है, डोपामीन में से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन। अभी ये जो नॉरएपिनेफ्रिन बन गया है, ये नॉरएपिनेफ्रिन वेसिकल्स के अंदर जाता है, राइट। जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो स्टोर्ड रहता है। ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एक वेसिकल है, ये वेसिकल के अंदर स्टोर फॉर्म में नॉरएपिनेफ्रिन रहता है, बाहर नहीं रह सकता। क्यों बाहर नहीं रह सकता? अगर बाहर रहेगा तो वो रिलीज हो जाएगा या फिर रिलीज हो जाएगा। सो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है MAO, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। सो अगर बाहर रहेगा ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन तो रिलीज होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए मोनोअमाइन ऑक्सीडेज नामक एंजाइम यहाँ पे है बाहर। तो ये इन शॉर्ट नॉरएपिनेफ्रिन अंदर वेसिकल के अंदर रहता है और वेसिकल के अंदर ले जाने के लिए भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर्स। तो ऐसे वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर्स वेसिकल्स के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन को ले जाते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी डीपोलराइजेशन होता है, तो ये फिर एक्सोसाइटोसिस से ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है और ये जो रिलीज हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन, उसके बाद अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। अभी काम करने के बाद क्या है, उसका फेट आएगा कि भाई चलो काम तो उसका हो गया। अभी ये जो नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्स में है उसका क्या होगा?
तो जैसे हमने एसिटाइल कोलिन में देखा था कि एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसका एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज। यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन का अपटेक हो जाता है, अपटेक। सो उसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक अपटेक। अपटेक मीन्स कि ये जो साइनेप्स है, ये जो प्री साइनेप्स है उसके अंदर अपटेक हो जाता है। तो आप ये ट्रांसपोर्टर देख रहे हैं, सो ये ट्रांसपोर्टर से ये वापस नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्स में चला जाता है और यहाँ से अगेन वो वेसिकल्स में चला जाता है। जो बचा कुचा रहता है वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की मदद से टूट जाता है। सो मेनली इसका अपटेक अगेन वेसिकल में हो जाता है, तो उसे बोलते हैं मेनली अपटेक। तो उसका जो फेट ऑफ एक्शन है यूजुअली अपटेक से होता है। बाकी कुछ बचा हुआ जो नॉरएपिनेफ्रिन है यहाँ पे, उसका मेटाबॉलिज्म होता है दो एंजाइम की मदद से। एक होता है हमने देख लिया MAO और दूसरा होता है COMT, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो यही चीज़ को हम लोग इधर देख रहे हैं, सेम चीज़ बताया गया है। टायरोसिन के अंदर से डोपामिन बना, डोपामिन के अंदर से नॉरएपिनेफ्रिन बना, और ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो वेसिकल के अंदर स्टोर्ड रहता है, जैसे रिलीज होता है फिर नॉरएपिनेफ्रिन का अपटेक हो जाता है और अपटेक होके ये अगेन वेसिकल के अंदर चला जाता है। बाकी बचा हुआ जो नॉरएपिनेफ्रिन है COMT एंजाइम की मदद से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो अपटेक है उसे हम लोग बोलते हैं अपटेक 1। 70 to 80% नॉरएपिनेफ्रिन ऐसे ही अपटेक हो जाता है और उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। कुछ कुछ नॉरएपिनेफ्रिन जो बता होता है वो आजू बाजू की टिश्यू के अंदर अपटेक हो जाता है, ठीक है। सो उसे एक्स्ट्रा न्यूरोनल अपटेक भी बोलते हैं। तो कुछ कुछ जो नॉरएपिनेफ्रिन हो वो एक्स्ट्रा न्यूरोनल, दूसरी जो टिश्यूज है वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उसके थ्रू वो अपटेक हो जाता है। अभी ये फिगर देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन का अपटेक जो होता है इसे नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर कहते हैं। उसका इनहिबिशन कौन करता है? उसका इनहिबिशन करता है एक ड्रग, उसका नाम है कोकेन। सो अगर कोकेन हम लोग देंगे तो कोकेन ये जो ट्रांसपोर्टर पंप है जो फिर से नॉरएपिनेफ्रिन को अंदर ले जा रहा है उसे बंद कर देगा, जिससे यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाएगा। सो कोकेन इन शॉर्ट नॉरएपिनेफ्रिन लेवल इंक्रीज करके काम करता है, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। जो स्टीरॉइड्स हैं वो जो दूसरा अपटेक, एक्स्ट्रा न्यूरोनल अपटेक है, उनको इनहिबिट करते हैं। और दूसरी कुछ दवाइयाँ हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे वो कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए रेजरपिन है, राइट, MP टायरोसिन है, ये काफ़ी कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे ग्वानिथिडीन है, टायरामीन है, रेजरपिन है, ये इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं। उसके सेक्शंस में हम लोग उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे ये कैसे काम करती है। लेकिन अभी एक चीज़ याद रख सकते हैं कोकेन कि ये जो अपटेक है उसको बंद करता है और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ा देता है। तो होपफुली आपको भी पता चल गया होगा कि नॉरएपिनेफ्रिन इवेंचुअली कैसे बनता है, कैसे रिलीज होता है, कैसे स्टोर्ड होता है, रिलीज होता है और फिर उसका एक्शन आता है और उसके बाद उसका अपटेक हो जाता है और बचा हुआ COMT से मेटाबोलाइट हो जाता है।